बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू एक बार फिर निशाने पर हैं। इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है, ऐसा बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक संगठन है जिसकी जांच पहले सरकार कर रही है। इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग तब उठी है जब उनके देश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर दुनिया खामोश क्यों है। बांग्लादेश कभी इसकी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था कई देशों के लिए मिसाल थी, लेकिन अब यहां फैली अराजकता, अनिश्चितता और कट्टरता ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। नए बांग्लादेश में सहिष्णुता का दामन इतना तंग हो गया है कि हिंदू होना जैसे अपराध बन गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार की खबरें आ रही हैं, उसने दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींची हैं। तुर्रा ये कि इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को ही कुचलने का भरपूर प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु का है। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर इसका विरोध करने वालों को निशाना बनाया गया। बेलगाम कट्टरपंथियों की बढ़ती सक्रियता से अल्पसंख्यकों पर घेरा तंग होता जा रहा है। खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखने वाले इस्कॉन पर अदालत से बैन लगाने की मांग की गई है। याचिका में चटगांव और रंगपुर में आपातकाल लागू करने की भी मांग की गई है ताकि इन शहरों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से निपटा जा सके। सरकार ने भी इस्कॉन को एक कट्टरपंथी संगठन बताया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन और कानून व्यवस्था पर गुरुवार तक रिपोर्ट देने को कहा है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के प्रतिनिधिमंडल ने यूनुस से मुलाकात की और उन्हें देश में पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। पार्टी की महासचिव ने बताया कि इस्कॉन से जुड़े मुद्दों और कई कॉलेजों में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया। प्रशासन से राष्ट्रीय एकता के लिए इन मुद्दों का शांति समाधान का आह्वान किया गया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता से लेकर ढाका तक रोष है। भारत सरकार ने भी उनकी गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कोलकाता में भाजपा ने बांग्लादेश उप उच्चायुक्त तक पैदल मार्च निकाला, तो वहीं अगरतला में भी बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। सोमवार को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर आया। इस दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। कट्टरपंथियों का पूरा गुस्सा इस्कॉन की तरफ मुड़ गया। कई शहरों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना और धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को भी बनाया जा रहा है निशाना। ऐसा क्यों और क्या है हालात, इसी पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार अतुल अनेजा जी। अतुल अनेजा जी, आपका स्वागत है। किस ओर जा रहा है ये पूरा का पूरा बांग्लादेश? अटॉर्नी जनरल हाईकोर्ट में जाके कहते हैं इस्कॉन जैसा संगठन जिसके कार्यों को लेकर समूचा यूरोप अभिभूत है, फैसिनेटेड है, पूरा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में विश्व भर में जिसके भारतीय नहीं विदेशी अनुयायी हैं, वो एक चरमपंथी संगठन, आतंकवादी संगठन। कहाँ, कैसे, क्या रवैया, क्यों ऐसा रवैया? अश्विनी जी, ये अब बहुत क्लियर हो गया है कि जो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था बांग्लादेश में, खास जब ये शेख हसीना को जब हटाया गया, वो सामने आया था, उसने और ज़ोर पकड़ लिया है। और अब हम देखते हैं कि एक तरह से मोहम्मद यूनुस एक थर्ड फोर्स की तरह इमर्ज कर रहे थे। पहले जो होता था बांग्लादेश में, उसमें जो दो बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में टकरार था, आपस में रिफ्ट थी। लेकिन अब एक थर्ड फोर्स बन के आए हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि आपने जो आपकी रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि बीएनपी ने भी इस बात का विरोध किया है। बीएनपी यानी कि खालिदा जिया की पार्टी। तो ये थर्ड फोर्स है और जो जमात इस्लामी का इस्लामिक फोर्सेस के साथ मिलके अब वो पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला बोला है। तो ये एक विचित्र तरह की स्थिति है जो पहले बांग्लादेश में नहीं देखी गई। अब बात आती है कि मोहम्मद यूनुस आखिरकार
किसके सपोर्ट बेस पे आगे जा रहे हैं। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है कि ना अगर ये बीएनपी के सपोर्ट नहीं है, अवामी लीग वैसे नहीं है शेख हसीना की वहाँ पर, तो ये कौन सी तीसरी शक्ति है जो उनको सपोर्ट कर रही है या विदेशी शक्तियाँ उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरह से एक नई सिचुएशन है। लेकिन ये एक बड़ा इसमें निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुओं के ऊपर इस वक्त ऑफेंसिव पे हैं, क्योंकि इस्कॉन जैसी संस्था को कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी एक तरह से संस्था है। हालांकि अटैक हिंदुओं पे हो रहे हैं, लेकिन एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह डिफेंसिव नहीं है इस वक्त जो वहाँ की जो सरकार है, वो एक तरह से ऑफेंसिव मोड में चली गई है और एक तरह से बहुत ही नाजुक तरह की स्थिति है। और हिंदुओं को जो है उनके लीडर्स को अरेस्ट करके एक डराने की एक तरह के साजिश चल रही है, स्थिति चल रही। और आक्रामकता इस स्तर का है, लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे थे। चटगांव में अगर देखें, लोकनाथ मंदिर पर हमला हुआ, काली मंदिर पर हमला हुआ, अन्य देश के अन्य हिस्सों पर हमले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंदिर में जाते हैं, जशोरेश्वरी देवी, जहां पर उन्होंने स्वर्ण मुकुट जो है दान किया था, वहां से सीधे मुकुट चोरी हो जाता। कोई लगाम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं वो जेलों में जा रहे हैं। चल रहा है बांग्लादेश में वो एक तरह से कोई एक्सीडेंटल कुछ नहीं हो रहा जी। ये पूरी तरह से पूरी प्रेपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये जो अटैक्स हैं ये चल रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। अब आपकी रिपोर्ट ने खुद ही बताया कि जो वकील थे जो इस्कॉन के वहाँ पर लीडर हैं, उनके वकील की भी हत्या कर दी गई है जी। तो एक तरह से ये पूरे ऑफेंसिव मोड में चल रहा है मुझे। लेकिन इसमें ताजुब ये है कि दुनिया में अभी तक इसके ऊपर जिस तरह का रोष प्रकट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अगर और हम देखें ज्योग्राफीज़ में एंटीसेमिटिज़म की लोग बात करते हैं जब जूस के ऊपर कुछ हमला होता है, लेकिन जहाँ पर हिंदुओं की बात आ रही है कि यहाँ पर एक तरह से पूरा विश्व जो है खामोश बैठा। हिंदुस्तान ने तो भारत ने तो अपनी तरह से अपना विरोध विदेश मंत्रालय ने किया है, लेकिन मुझे लगता है एक वर्ल्ड वाइड ऑपोजिशन की ज़रूरत है और भारत को उसकी एक तरह से लीड लेनी पड़ेगी कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और अगर इसको रोका नहीं गया तो ये और आगे जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से कठपुतली बन गए हैं जमात के हाथों में, और जमात कहीं ना कहीं जो सीमा पार जो भारत के विरुद्ध दुश्मन देश हैं, या ख़ासतौर से अगर देखें तो पाकिस्तान को साफ तरीके से कहा जा सकता है जिसकी गहरी पैठ है, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के समय भी जमात की जो स्थितियां रही उसको जगजाहिर है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भारत विरोधी एक षड्यंत्र चल रहा है कहने के लिए हिंदू निशाने पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत विरोधी षड्यंत्र है। और अगर हम देखें तो जब मोहम्मद यूनुस को जब आए थे यहाँ पर पावर में, और उसमें देखा गया था कि अमेरिका का उसमें एक रोल था। हम देख रहे थे कि मोहम्मद यूनुस वहाँ पर ये माना जा रहा था जी, ये जो नोबेल पुरस्कार भी मोहम्मद यूनुस को मिला था उसके पीछे क्लिंटन फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ था। तो अमेरिकन डीप स्टेट एक तरह से जो तख्ता पलट हुआ है उसमें एक शामिल थी। लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति में अब बदलाव आ गया है। एक तरह से जो हमने 3 महीने पहले देखा था वो आज की स्थिति बदल गई है, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि ऑटोनॉमस इंटरनल फोर्सेस भी जुड़ गई हैं। जमात इस्लामी बिल्कुल साथ में होगी। और अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से टूटा था, तो क्या शंका ये भी है कि क्या पाकिस्तान का भी इसमें हाथ हो सकता है। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी क्लियर कट उसकी जो कनेक्शंस हैं वो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इस वक्त कि ये सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल मामला है कि इसमें विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं। मेरा अपना मानना है कि विदेशी ताकतों का भी इसमें रोल है। अतुल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, माइक्रो फाइनेंस के वजह से नोबेल पुरस्कार मिला, इतना माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से खुद वहाँ की आवाम ने उन पर एक भरोसा जताया था, और वहाँ की आवाम अगर साफ तरीके से देखें कट्टरपंथी धड़े को हटा दें तो वहाँ का चाहे राष्ट्रगान हो भारतीयों ने लिखा, वहाँ का राष्ट्रध्वज हो भारतीयों, एक जो कनेक्टिव और कल्चरल वहाँ की आइडेंटिटी थी। धर्म के आधार पर कभी बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ, भाषा और संस्कृति के आधार पर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी गई, वो भी छिन्न भिन्न हो गया। देखिए अश्विनी जी, जो जब बांग्लादेश बना था 1971 में, तो एक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव स्टेट की तरह बना था जी, जिसमें जो नेशनलिज्म उनका था ना वो एक बंगाली नेशनलिज्म था, बंगाली नेशनलिज्म। धर्म के आधार पर कभी ये स्टेट बनी नहीं जी।
और ये कार्यक्रम बीच में झटके ज़रूर लगे, लेकिन फाइनली जब शेख हसीना 2008-9 में अगर मेरी जानकारी सही है, जब से वो वहाँ आई हैं, तो उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी बांग्लादेश के ऊपर। एक मिडिल इनकम इकॉनमी बन गई थी और जो जीडीपी था उसकी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरह से आगे बढ़ रही थी। तो एक तरह से जो प्रोसेस शेख मुजीबुर रहमान से शुरू हुआ 1971 से, उसको बिल्कुल ही अलग थलग किया जा रहा है इस वक्त। कभी भी इसके बांग्लादेश के डीएनए में इस्लामाइजेशन या एक थियोक्रेसी का नहीं, कतई नहीं था, वो तासीर थी ही नहीं। बस एक और उम्मीद की किरण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखती है, अपने प्रचार के दौरान ट्रंप ने खुद कहा था, ये बात बड़े मुखर तरीके से उन्होंने उठाई थी। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ और हस्तक्षेप हो सकता है, विदेशी स्तर पर जो खामोशी है वो मुखर हो सकती? देखिए अश्विनी जी, कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है वो हुई है कि वहाँ पर जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन रही है, और उनकी सरकार में जैसे उनकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गैबार्ड ने ऑलरेडी अपने बयान दिए हैं चिंता जताते हुए कि किस तरह से हिंदुओं के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है बांग्लादेश में। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का भी रुख बदलेगा, लेकिन उसके लिए हम इंतज़ार करना पड़ेगा जनवरी 20 का, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आती है। और तब तक मुझे लगता है कि स्थिति जो है गंभीर बनेगी। लेकिन भारत की तरफ से हमें उनकी जो हिंदुओं की आवाज़ है और माइनॉरिटीज़ की जो आवाज़ है बांग्लादेश में, उसको उठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत है। और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण बांग्लादेश, स्थिर बांग्लादेश बने, यही हमारी अपेक्षा भी है, जहाँ